बैरिस्टर साद रसूल, वेरी वार्म वेलकम टू यू आल्सो। कुछ दिन पहले आपसे प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तो कोई तकसीम नहीं है अदलिया में। अनफॉर्चुनेटली उनके अल्फाज इस वक्त यकीनन हमें दोबारा रिविजिट करने पड़ेंगे, लेकिन बेंचेस के इख्तियारात के केस में पहले एक जज को तब्दील किया गया, दूसरा ऑर्डर के बावजूद 20 जनवरी को केस की समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ, फिर आईनी बेंच को मुंतकिल किया गया। सो ये तमाम जो वाक़यात हैं ये बस एक एरर है या इसमें कोई डॉट कनेक्टिंग है? देखिए फरिया साहबा, गुजारिश है कि ये बात तो अब तकरीबन इररेलेवेंट होती चली जा रही है कि इसके अंदर क्या कोई एरर हुआ या नहीं हुआ, फॉर द रीज़न कि ये मुकदमा, जैसे कि अदालत ने भी आज वाजे किया, एक से ज़्यादा दफ़ा इस बेंच के सामने लग चुका था। अगर तो कोई ये वन टाइम एरर था तो उसको शुरू में ठीक कर लिया जाता। जब मुकदमा पार्ट हर्ड कर लिया जाए, और पाशा साहब भी इस बात से एग्री करेंगे, जब मुकदमे को पार्ट हर्ड कर लिया जाए, कहा जाए कि हमने इसके आधे आर्गुमेंट सुन लिए हैं या हमने इसका कुछ हिस्सा सुन लिया है, और मुकदमे को कह दिया जाए कि जी ये फलान डेट को वापस लगेगा और ये पार्ट हर्ड हो गया, जो कि इस मुकदमे के अंदर पिछले हफ्ते जो प्रोसीडिंग हुई थी, जिसके बाद ये इस मंडे को गुज़श्ता रोज फिक्स किया गया, उस ऑर्डर में लिखा गया कि पार्ट हर्ड मैटर है। जब एक मुकदमा पार्ट हर्ड हो जाए तो फिर ये बात इररेलेवेंट हो जाती है कि प्रोसीजरल मिस्टेक किसकी थी। जब कोई भी मुकदमा, देखिए जैसे कि पाशा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, माजी के अंदर मंसूर अली शाह साहब और दीगर लोग उन मुकदमों को जो 26वीं तरमीम के तहत आईनी बेंच के पास जाते हैं उनको भेजते रहे हैं, और हमने उनकी जजमेंट को ट्रस्ट किया है कि उन्होंने देखा एक मुकदमा, कहा कि मैं नहीं सुनूंगा, ये आईनी बेंच के पास जाएगा, और आईनी बेंच के पास भेज दिया। लेकिन इसी का काउंटर आर्गुमेंट भी फिर हमें तस्लीम करना चाहिए कि जहां पे उन्होंने सुनने के बाद, कुछ दलाइल सुनने के बाद कहा कि नहीं इसको हम सुनेंगे, और एक जुडिशल ऑर्डर पास कर दिया कि हम सुनेंगे फलां डेट को ये वाला बेंच, तो उसके बाद ये इबाम ख़त्म हो गया। फिर अगर आपने किसी का ये ख्याल है कि वो इस मुकदमे को शाह साहब के सामने से और उस बेंच के सामने से निकाल के आईनी बेंच लेके जाना चाहता है, तो ज़रूर कोशिश करे, ज़रूर ये दलाइल करे, ज़रूर 26वीं तरमीम के पॉइंट्स आर्ग्यू करे, लेकिन ये तमाम आर्गूमेंट किसी प्रोसीजर्स की कमेटी के सामने नहीं किए जा सकते, किसी एडिशनल रजिस्ट्रार की तरफ से नहीं किए जा सकते। इस लम्हे पे जब मुकदमा पार्ट हर्ड कर लिया गया है, तो जिस किसी ने भी कहना है कि नहीं ये वाला बेंच नहीं सुन सकता, आईनी बेंच को सुनना चाहिए, उसको ये दलील इस बेंच के सामने देनी पड़ेगी। इस बेंच को कायल करना पड़ेगा कि कानून के नीचे ये मुकदमा आप ना प्रोसीड करें और आईनी बेंच करे। ये नहीं कर सकते आप किसी भी सूरत के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच एक मुकदमे को सुनना चाह रहा हो, वो जुडिशल ऑर्डर कर दे तारीख का, वो उसको पार्ट हर्ड कर दे, और आप कहें कि हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से उसको अंडू कर देंगे। अगर ये माजी में भी फरिया साहिबा, जैसे कि आप जानती हैं, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 90 दिन में इलेक्शंस करवा दें या 30 दिन में इलेक्शंस करवा दें, वो इलेक्शंस नहीं हुए, हमने एक्सक्यूज़ बना ली कि नहीं कोई बात नहीं, इसके अंदर तो एक्चुअली दूसरी तरफ भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा था इलेक्शन कमीशन। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया 12 जुलाई की जजमेंट के अंदर के मखसूस नशिस्तें दे दें, वो भी ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फिर हमने थोड़ी सी एक्सक्यूज़ बना ली कि नहीं कानून साजी हो गई है, स्पीकर नेशनल असेंबली का भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है, उसने कहा है कि मैं ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस सब के बाद इस नहज में पहुंच गए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई इलेक्शन कमीशन या स्पीकर नेशनल असेंबली नहीं, रजिस्ट्री ब्रांच सुप्रीम कोर्ट की मानने से इनकार कर देगी, वो एक जुडिशल ऑर्डर को मानने से इनकार कर देगी, तो हमने अपने आइन को, अपनी अदालतों को एक ऐसे नहज पे ला खड़ा किया है कि कल को किसी को सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं होगी। अगर एक एडिशनल रजिस्ट्रार 21 ग्रेड का इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिनाई कर सकता है, तो फिर हर शहरी पाकिस्तान का डिनाई कर सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो हसन रज़ा पाशा साहब, इस पे कमेंट कीजिएगा। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी रिमार्क्स दिए कि कमेटी चाहते हुए केसेस वापस ले आए तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई, जहां महसूस हुआ फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये तो फिर एक पैरेलल सिस्टम जिसका खदशा था 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी कुछ लोगों ने ये खदशात का इजहार किया था कि एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम हो जाएगा, या एक चॉइस अवेलेबल है कि आपको ये अदालत सही नहीं लग रही तो आप दूसरी अदालत के पास चले जाएं। सो व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दैट? तरीकाकार भी यही है कि जब कोई बेंच किसी केस को पार्ट हर्ड करार दे तो फिर उसी बेंच में ही उस केस की समाअत होती है। बेशक वो जज साहब या वो बेंच किसी और शहर चला जाए, किसी रजिस्ट्री पे चला जाए, किसी और रजिस्ट्री पे प्रिंसिपल सीट के बजाय, तो फिर भी वो केस अगर सुनेगा तो वो उन्हीं के पास, वो वहां जाके फिर वो कला, अगर फर्ज कर लें एक प्रिंसिपल सीट पे एक केस के हवाले से फैसला हुआ कि ये पार्ट हर्ड है,
रोस्टर उनका केस वहां चला जाएगा और वकला वहां जाके आर्ग्यू करेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उसके लिए भी मेरा ख्याल है बेंच ने ही फैसला करना है कि अगर जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे किसी को ऑब्जेक्शन है या जुरिस्डिक्शन उस बेंच की नहीं बनती या उस कोर्ट की स्पेसिफिक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो उसके सामने ये एजिटेट किया जा सकता है कि आपके पास ये केस सुनने की जुरिस्डिक्शन नहीं है, लिहाजा आप रेफरेंस भेज दें चीफ जस्टिस साहब को या उस कमेटी को तो वो कर दे। बहरहाल इसमें अगर उनको स्किप कर दिया जाता है तो जो बातें अब निकल रही कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट को चलाया जाने की कोशिश की जा रही है, तो ये गलत बात होगी। इसको खत्म कर देना चाहिए, इसी बेंच के सामने लगे। वैसे भी ये बेंच जो है वो कंप्लीट इस वजह से नहीं होना कि इस बेंच के जो मुअज़्ज़ज़ रुकन जैसे शकील अब्बासी साहब हैं, वो इस केस के जो कि इम्प्यून जजमेंट है जो उनके पास अब आ रही है, वो ऑथर जज हैं, तो वो तो मुमकिन ही नहीं होगा कि वो वहां पे बैठे हों और ये केस उनके सामने ज़ेरे समाअत हो। तो बहरहाल ये जो एम्बिग्विटीज हमने 26th अमेंडमेंट की मंजूरी के वक्त कही थी कि ये आ सकती हैं, ये उनमें से एक है जिसको पॉइंट आउट किया जा रहा था उस वक्त भी, और आज उस पे वो एक चीज सामने आ गई। राइट, सो यू एग्री टू दैट। बैसिर साहब, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर 27 जनवरी को आईनी बेंच समाअत करेगा। क्या वो 26वीं तरमीम बरकरार रह सकेगी? एंड क्वेश्चन इज कि अगर इस पे फुल कोर्ट बना दिया जाता तो उसमें क्या कबाहत थी? देखिए, मैं तो आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बना देना चाहिए। उसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो अभी हम इन बातों को इग्नोर कर देते हैं कि मुख्तलिफ जज साहिबान ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, दीगर जज साहिबान ने भी आज के जो खतूत थे आज और कल के दरमियान, उसके अंदर भी ये बात की कि फुल कोर्ट को आईनी तरमीम का मुकदमा सुनना चाहिए। तो जो सीनियर जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके अंदर ये व्यू भी एग्जिस्ट करता है कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। लेकिन मैं इससे थोड़ी सी आगे की गुजारिश करूं कि माजी के अंदर पाकिस्तान की 26 तरामीम हो चुकी हैं। उनके अंदर से तकरीबन 14 के करीब ऐसी तरामीम हैं जिनको मुख्तलिफ औकात में या चैलेंज किया गया या चैलेंज उनके खिलाफ फाइल किया गया, फिर बाद में विड्रॉ कर लिया गया मुख्तलिफ तरीकों से। अगर हम इस सब के अंदर से पिछले 20 साल का सिर्फ रिकॉर्ड देख लें तो 18वीं तरमीम चैलेंज हुई 2010 के अंदर, 19वीं तरमीम चैलेंज हुई, फिर 21वीं तरमीम चैलेंज हुई जिसका फैसला 2015-16 के अंदर आया। ये तमाम तरामीम के चैलेंजेस 18वीं तरमीम 17 मेंबर बेंच ने सुनी। उस वक्त की फुल कोर्ट में 17 मेंबर्स थे। 19वीं तरमीम का मुकदमा भी 17 मेंबर अदालत ने सुना। 21वीं तरमीम का मुकदमा उस वक्त 15 मेंबर की अदालत मौजूद थी। 8/7 से वो फैसला आया, 15 के 15 मेंबर ने सुना। तो 2 वजूहात की वजह से, मैं 2 कानूनी प्रिंसिपल्स की वजह से इस हक में हूं कि इसको फुल कोर्ट को सुन लेना चाहिए। एक ये कि अगर आपने किसी भी चीज के ऊपर, या तो आप कहें कि आप कभी भी फुल कोर्ट नहीं असेंबल करेंगे, चलो फिर तो आप आइन में लिखते हैं कि आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर फुल कोर्ट किसी भी चीज के ऊपर असेंबल हो सकता है तो माजी की नवीद देख के आइन की इंटरप्रिटेशन के ऊपर कि क्या आइन की तरमीम ठीक है या नहीं ठीक, अगर किसी चीज के ऊपर भी आप तमाम जजेस को बिठाना चाहते हैं तो ये शायद सबसे वैलिड पॉइंट हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की लेजिटिमेसी पे तमाम जजेस को बिठाएं ताकि किसी को कोई इबाहम ना रह जाए। हर साइड, दोनों साइड्स, कोई कहती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस ठीक हैं, कोई कहते हैं दूसरी साइड के जजेस ठीक हैं, आप सबको बिठा के एक फैसला कर लें। लेकिन दूसरा एक कानूनी इससे भी ज्यादा पॉइंट है और वो ये है कि जो प्रिंसिपल्स हमारे आईनी तरमीम के केसेस को गवर्न करते हैं, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के प्रिंसिपल्स हैं कि अगर कोई आइन की तरमीम, जो तरमीम के फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि अगर कोई आइन की तरमीम हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगी तो हम उसे स्ट्राइक डाउन करने का इख्तियार रखते हैं, और उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी एक उसका जुज है। इस सिचुएशन में अगर 3 मेंबर बेंच मंसूर अली शाह साहब का बैठ के सुने या 7 मेंबर बेंच आईनी बेंच का बैठ के सुने, आइदर वे ये दोनों बेंचेस ताबे होंगे, बाउंड होंगे उन प्रिंसिपल्स के जो 17 मेंबर और 15 मेंबर बेंच ने सेटल किए। ये कैसे डिसएग्री करेंगे इस बात से कि हम 17 मेंबर बेंच की बात नहीं सुनते और आइन के खिलाफ भी है तो हम अपहोल्ड कर देते हैं। ये सिर्फ इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो जजमेंट्स। पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर रेजोल्यूशन करने के लिए जहां पे जजेस माजी के जुरिस्प्रूडेंस से डिसएग्री भी कर सकते हो, एग्री भी कर सकते हो, ये करने के लिए
फुल कोर्ट की तश्कील के अलावा कोई और सूरत नहीं है, वरना ख्वा आईनी बेंच सुने या एक 3 मेंबर बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाला सुने, दोनों तरीकों के बेंचेस माजी की 17 मेंबर और 15 मेंबर अदालत के फैसलों पे के ताबे रह के फैसला कर सकते हैं। राइट,